जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मातृभाषा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे प्रकार के प्रश्न इसमें बन सकते हैं, कमीशन लेवल पे भी, ठीक है, वनडे एग्जाम के लेवल के भी। इसमें देखिए क्या है प्रस्तावना। प्रस्तावना आपको देखने से क्या वही चल भारतीय संविधान की भावी यदि आपको रूपरेखा या संरचना देखनी है तो वो कहाँ देखने को मिलेगी? आपको प्रस्तावना में। हमारे जो संविधान निर्माता थे वो देश के लिए क्या देना चाहते थे, क्या उनका विजन था, क्या उनकी दर्शन था, क्या उनकी फिलॉसफी थी, वो सारी की सारी फिलॉसफी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? प्रस्तावना में। प्रस्तावना को देखने से आपको तीन बातें स्पष्ट होंगी। कितनी बातें? तीन बातें स्पष्ट होगी। पहली बात तो ये, जो संविधान या जो कानून बन रहा है उसके उद्देश्य क्या है। जो कानून या संविधान बन रहा है उसके उद्देश्य क्या है। दूसरी बात, एक तो बात ये स्पष्ट होगी उद्देश्य क्या है। दूसरा, जो कानून या संविधान बन रहा है उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, वो लागू कब हो कहाँ होगा। और तीसरी, उसका विस्तार कहाँ तक है या लागू कहाँ कहाँ होगा, लागू कहाँ कहाँ होगा। तीसरी बात कि जो संविधान बन रहा है वह लागू कब होगा, उसकी लागू होने की तिथि, लागू होने की तिथि। ये तीन बातें स्पष्ट होती हैं किससे? प्रस्तावना से। इस प्रस्तावना में जो संविधान बन रहा है, जो कानून बन रहा है उसका उद्देश्य क्या है, वो जो कानून बनाया जा रहा है या जो संविधान बनाया जा रहा है उसका विस्तार या कहाँ तक है, कहाँ तक भाई लागू होगा, और संविधान के लागू होने की तिथि। ये सारी बातें कहाँ पर देखने को मिलेंगी अपन को? प्रस्तावना में। कहाँ पर? प्रस्तावना में। और प्रस्तावना में कि जैसे ही शुरुआत होती है वहां पर शब्द मिलता है हम भारत के लोग। इससे भी दो बातें स्पष्ट होती हैं। हम भारत के लोग। पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि हम भारत के लोग जैसे शब्द का उल्लेख कहां पर मिलता है? कहां मिलता है? प्रस्तावना में। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं कि हम भारत के लोग, कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। तो भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। क्या है? हम भारत के लोग, मतलब भारत की जनता क्या है? संविधान का स्रोत। एक तो बात ये स्पष्ट हो गई। दूसरी बात ये स्पष्ट होती है कि भारत में सर्वोच्च कौन है। भारत में सर्वोच्च कौन है? जैसे मैं आपको ऑप्शन देता हूं, संविधान, न्यायपालिका, संसद या राष्ट्रपति। तो भारत में सर्वोच्च कौन है? भारत की जनता ही सर्वोच्च। दो बातें स्पष्ट होगी। भारत में सर्वोच्च कौन है? भारत की जनता। भारत की जनता। और प्रस्तावना से और क्या स्पष्ट होता है? प्रस्तावना से स्पष्ट होता है कि हमें ये पता चलेगा कि हमारी सरकार कैसी है, हमारी सरकार की प्रकृति कैसी है, हमारी सरकार का स्वरूप कैसा है। ये भी किससे पता चलता है? प्रस्तावना से। हमारी सरकार की प्रकृति, हमारी सरकार कैसी है? लोकतंत्रात्मक। कैसी सरकार? लोकतंत्रात्मक। हमारे यहाँ पर क्या है? लोकतंत्र। अब लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है कि जहां पर जो शासनाध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं? शासनाध्यक्ष। उनका क्या होता है? चुनाव। किसी भी देश की कानून व्यवस्था में जहां पर शासनाध्यक्ष अध्यक्ष का निर्वाचन होता है उसे क्या बोला जाता है? लोकतंत्र। और भारत में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष। लोकतंत्र दो प्रकार से होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा कौन सा होता है? अप्रत्यक्ष। जहां पर जनता डायरेक्ट कानून व्यवस्था में पार्टिसिपेट करती है उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और जहां पर जनता इनडायरेक्टली क्या करती है? शासन व्यवस्था में पार्टिसिपेट करती है उसे क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष। अब हम हमारे यहाँ कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जहां पर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि क्या करते हैं? शासन करते हैं। तो भारत में कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लोकतंत्र किसे कहेंगे? जहां पर शासनाध्यक्ष का क्या होता है? चुनाव, उसे क्या बोलेंगे? लोकतंत्र। और गणतंत्र, गणतंत्र जहां पर राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव, देश का सबसे बड़ा पदाधिकारी राष्ट्राध्यक्ष होता है। इस जहां पर देश के सबसे बड़े पदाधिकारी का चुनाव हो उसे क्या बोलते हैं अपन? गणतंत्र। तो भारत गणतंत्र कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। तो गणतंत्र क्या है? जहां गणतंत्र का अर्थ है जहां पर राष्ट्राध्यक्ष का क्या होता है? चुनाव। इसका अर्थ है कि राजा का बेटा क्या नहीं बनेगा? राजा नहीं बनेगा। ठीक है। तो गणतंत्र का क्या अर्थ होता है? जहां पर राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है उसे क्या बोलेंगे? तो प्रस्तावना से देखने से क्या पता चलता है कि हमारे सरकार की प्रकृति कैसी है, हमारी सरकार का स्वरूप कैसा है, हमारी सरकार का नेचर कैसा है। और हम भारत के लोग जैसे शब्दों से दो बातें स्पष्ट होती हैं कि भारत के संविधान का स्रोत कौन है? भारत की जनता है। और हम भारत के लोगों को जैसे क्या पता चलता है कि भारत में सर्वोच्च कौन है? भारत की जनता। अब प्रस्तावना देखें, प्रस्तावना है क्या?
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित व आत्मार्पित करते। ये प्रस्तावना की 5-7 लाइनें हैं जिनमें और क्या हमारे जो संविधान के निर्माता भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या बोला जाता है संविधान की कुंजी। इसमें हमारे संविधान के जो निर्माता थे भारत के लोगों को क्या क्या देना चाहते थे और इसी में बताया गया कि वो स्वतंत्रता स्थापित करना चाहते थे, वो न्याय स्थापित करना चाहते थे, वो समानता स्थापित करना चाहते थे। तो देखें और कितने प्रकार के प्रश्न इसमें बन सकते हैं प्रस्तावना से। प्रस्तावना में आपसे पूछेगा प्रस्तावना को लिया कहाँ से गया है, लिया कहाँ से गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है अमेरिका से। इसकी भाषा को कहाँ से लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। भाषा को कहाँ से लिया गया ऑस्ट्रेलिया। स्रोत कौन है संविधान का भारत की जनता। हाँ प्रस्तावना क्या है एक डॉक्यूमेंट था एक दस्तावेज था जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 कब प्रस्तुत किया था संविधान सभा में। संविधान सभा में प्रस्तुत 13 दिसंबर 1946। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2022 और 23 में रेगुलर पूछा गया। एक में खाली डेट पूछी एक में पूछा कौन सी बैठक थी। तो कौन सी बैठक थी तीसरी बैठक। कौन सी बैठक थी तीसरी बैठक। तो किसने पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना उद्देश्य क्या को संविधान सभा में तीसरी बैठक में पेश किया था और तारीख क्या थी 13 दिसंबर 1946 और सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को क्या कर दिया गया था इसे पारित कर दिया गया था। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी रेगुलर पूछा गया 2022 और 2023 में। पेपर उठा के आप लोग देख सकते हैं 2022 और 23। इसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था बेरुवाड़ी मामले पर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान प्रस्तावना का भाग ये प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं। बेरुवाड़ी मामला कब हुआ था 1960 में। कौन सा मामला था बेरुवाड़ी। ये मामला कब हुआ था 1960। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना लेकिन इसके 13 साल बाद एक केस हो रहा था केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद। केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद। ये फैसला कब आता है 24 अप्रैल 1973 13 सालों। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को क्या मान लिया संविधान का भाग मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को क्या मान लिया संविधान का भाग माना और साथ ही साथ कहा कि जैसे संविधान के अन्य भागों में क्या किया जा सकता संशोधन किया जा सकता है वैसे ही प्रस्तावना में भी क्या किया जा सकता है संशोधन किया जा सकता है। किस मामले में केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद। केरल राज्य सुप्रीम कोर्ट ने क्या मान लिया प्रस्तावना को संविधान का भाग मान। इसमें आपने क्या किया निर्णय परिवर्तन किया। तो इसके लिए आर्टिकल कौन सा यूज कर आर्टिकल 137 में क्या है न्यायिक पुनरावलोकन। आर्टिकल 137। अब आप लोगों को बताना है न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है। हाँ अब हमारे जो संविधान है इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है कितने प्रकार के समानता की चर्चा कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख कितने प्रकार का 3 प्रकार के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख कितने प्रकार का न्याय 3 सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इन शब्दों को ऐसे सीक्वेंस में याद रखना पहले सामाजिक फिर आर्थिक पर कौन सा है राजनीतिक। उल्टा पुल्टा करके दे देता है एग्जाम में आर्थिक राजनीतिक सामाजिक या आर्थिक सामाजिक राजनीतिक कैसे सबसे पहले सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। लेकिन इसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक ये शब्द है प्रस्तावना में तो इनका उल्लेख है ही है और कहाँ इनका उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन ही पूछे थोड़े लगता है क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जैसे शब्दों का उल्लेख प्रस्तावना के अलावा और कहाँ मिलता है डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। किसमें आर्टिकल 38 में। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है। कौन कौन से विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना। कितने प्रकार की न्याय चर्चा स्वतंत्रता की चर्चा 5 प्रकार
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसमें भी ये अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का उल्लेख और कहाँ मिलता है इस प्रस्तावना के अलावा, और कहाँ पर मिलता है? अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की। जिसमें 19(1) में देखेंगे आपको तो वहां पर किसकी स्वतंत्रता है? भाषण के साथ किसकी स्वतंत्रता है? राइट टू स्पीच और राइट टू एक्सप्रेशन दोनों है वहां पर। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उल्लेख और कहाँ मिलता है? आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 में। इसके अलावा कितने प्रकार की समानता की चर्चा है? 2 प्रकार की समानता। कौन कौन सी? अवसर की समानता, अवसर और प्रतिष्ठा। अवसर को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वालिटी, प्रतिष्ठा क्या बोलते हैं? स्टेटस। 2 प्रकार की समानता की चर्चा। कौन कौन की? अवसर और प्रतिष्ठा की समानता। ये अवसर की समानता का उल्लेख कहाँ पर? प्रस्तावना। इसके अलावा आप आर्टिकल पढ़ेंगे 16, इसमें भी किसका उल्लेख है? अवसर की समानता को उल्लेख, आर्टिकल 16। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अवसर की समानता को उल्लेख कहाँ पर? प्रस्तावना। और संविधान में कहाँ पर मिलता है? अनुच्छेद 16 में। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रस्तावना में भारत का नाम कितनी बार मिला? तो अपन पहली बार लाइन पढ़ेंगे, हम भारत के लोग। भारत को एक कितनी बार मिलता है भारत का नाम? 2 बार। भारत का नाम कितनी बार मिलता है? 2 बार। भारत का नाम कितनी बार मिलता है? 2 बार। भारत प्रस्तावना को भारतीय संविधान की क्या बोला जाता है? कुंजी। संविधान की कुंजी किसे बोलते हैं? प्रस्तावना, प्रेम्बल को। प्रस्तावना में अभी तक मात्र 1 बार संशोधन हुआ है। कितनी बार संशोधन हुआ है? 1 बार संशोधन हुआ है। कौन सा संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन। इसके तहत इसमें कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द। एकता और अखंडता। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन। क्षेत्र में कितने शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द। अब क्वेश्चन यही पूछ सकता है आपसे कि मूल प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं थे? कौन शब्द नहीं थे? यही शब्द नहीं थे बाद में? मूल प्रस्तावना में कौन शब्द नहीं थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। इसमें बंधुता शब्द, एक शब्द क्या मिलता? बंधुता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द ये कहां से लिए गए? फ्रांस की क्रांति से। कहां से लिए गए? फ्रांस की क्रांति से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द कहां से आया? फ्रांस की क्रांति से। ये जो बंधुता शब्द है इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदरहुड। क्या बोलते हैं? ब्रदरहुड या भ्रातृत्व। इस शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में तो है ही, और कहाँ मिलता है इसका उल्लेख? इसका मिलता है भाग 4 का में। किससे मिलता है? भाग 4 का में, अनुच्छेद 51 का में। कहाँ मिलता है इसका उल्लेख? बंधुता का भाग 4 का में और 51 का में। पूछेगा स्वतंत्रता, समानता शब्द है कहाँ क्रांति से आए? फ्रांस की क्रांति से आए हैं। इसके अलावा और प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं? प्रस्तावना में कहीं भी संघ और मताधिकार का, वयस्क मताधिकार का कहीं उल्लेख नहीं है। वयस्क मताधिकार, प्रस्तावना में कहीं भी संघ और वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना को लेकर संविधान सभा के जो सदस्य थे उनसे पूछा गया कि क्या है प्रस्तावना। तो एक संविधान सभा के सदस्य हुए हैं ठाकुर दास भार्गव। क्या नाम था उनका? ठाकुर दास भार्गव। क्या नाम था? ठाकुर दास भार्गव। ठाकुर दास भार्गव। इनने संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग किसे बताया? प्रस्तावना। बोला कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? प्रस्तावना। और इन्हीं ने बोला है संविधान आत्मा। सबसे महत्वपूर्ण भाग है प्रस्तावना और संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा किसने बोला है? ठाकुरदास भार्गव। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं? किस अनुच्छेद को कहते हैं? आर्टिकल 32। ये किसने बोला है? भीमराव अंबेडकर ने। किसने बोला है? भीमराव अंबेडकर ने। क्वेश्चन अलग अलग पूछ सकता है कि संविधान की आत्मा किस भाग को बोला जाता है? भाग कौन सा है? प्रस्तावना। और किस अनुच्छेद को बोला जाता है? किसको? अनुच्छेद 32 को। एक और सदस्य हुए के.एम. मुंशी। ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। इन्होंने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली क्या बोला है? भारतीय संविधान की जन्म कुंडली। भारतीय संविधान की जन्म कुंडली। ये किसने बोला है? के.एम. मुंशी ने कि भारतीय संविधान की जन्म कुंडली क्या है? प्रस्तावना। कोई दिक्कत? इतने क्वेश्चन बन सकते हैं प्रस्तावना से, और कोई क्वेश्चन छूटा था?
हाँ, इसमें कुछ शब्द हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे एक शब्द मिलेगा आपको क्या, लास्ट में जब खत्म करते हैं, केदर द्वारा अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पण करते हैं। अंगीकृत का अर्थ क्या होता है, हम संविधान को स्वीकारते हैं। अधिनियमित का अर्थ क्या होता है, हम संविधान को लागू करते हैं। और आत्मार्पण का अर्थ क्या होता है, हम स्वयं को सौंपते हैं। उसके बाद आपको और शब्द ही मिलेंगे, जैसे मिलेगा प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भैया हम किसी के अधीन नहीं है। यदि हमसे रूस ने कुछ बोल दिया कि भैया ये करो वो करो, तो हम नहीं मानने वाले किसी की बात। चीन कुछ बोलता है किसी को, हम अपने निर्णय लेने में क्या स्वतंत्र, हम किसी के अधीन नहीं है, तो हम क्या है, प्रभुत्व संपन्न है। एक शब्द मिलेगा समाजवादी। यह समाजवादी, समाजवादी का अर्थ है कि जितनी भी संपत्ति, निजी संपत्ति का क्या अस्तित्व नहीं होना, निजी संपत्ति उसका कोई अस्तित्व नहीं, सारी संपत्ति के अधिकार किसका है, सरकार का है। ये तो बता दिया हमने, आत्मार्पण, अंगीकृत और गणतंत्र भी बता दिया, गणतंत्र, लोकतंत्र भी बता दिया। एक साथ मिलेगा पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है कि हमारी जो सरकार है सभी पंथों को लेकर चलेगी, किसी एक पंथ को बढ़ावा नहीं देगी। पंथ निरपेक्ष का अर्थ एक होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ भी इसके जैसे लोग मानते हैं। धर्मनिरपेक्ष में से अर्थ क्या होता है कि धर्म से दूरी बना के रहेगी सरकार, ठीक है, ये नहीं किसी एक धर्म को लेकर। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष को वैसे कई लोग एक शब्द मानते हैं, लेकिन दोनों क्या अलग है। सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है, वो क्या है, पंथ निरपेक्ष, की सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है। कोई दिक्कत क्या होगी, प्रस्तावना। प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। इसकी भाषा कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। कितने प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा है, 5 प्रकार की। कितने प्रकार की न्यायिक चर्चा है, 3 प्रकार की। भारत का नाम कितनी बार मिलता है, 2 बार। कितने प्रकार की समानता की चर्चा है, 2 प्रकार की समानता की। अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है, केवल 1 बार, 42 संविधान संशोधन द्वारा। कितने शब्द जोड़े गए थे, 3, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। जवाहरलाल नेहरू ने इसे कब प्रस्तुत किया था, 13 दिसंबर 1946 को। कौन सी बैठक थी, तीसरी बैठक थी। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से क्या कर लिया गया था, पारित कर लिया गया था। ठाकुरदास भार्गव ने क्या कमेंट किया कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, प्रस्तावना। और भारतीय संविधान की आत्मा क्या बताया, प्रस्तावना को। जबकि भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को बताया, अनुच्छेद 32 को। के मुंशी, इनका पूरा नाम क्या था, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। एक प्रारूप समिति के सदस्य थे। इन्होंने भारतीय संविधान की जनकुंडली किसे बोला है, प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की कुंजी किसे बोलते हैं, प्रस्तावना को। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। इसके आगे मिलते हैं कल।